नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वक्फ बिल संविधान पर सीधा आक्रमण। जयराम रमेश ने पूछा जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड। खबर में आगे जिक्र होगा कि औरंगजेब पर बेमतलब हो रहा है हल्ला। आरएसएस नेता बोले शिवाजी ने ही बनवाई थी अफजल खान की कब्र। खबर में आगे आपको बताएंगे कि क्या वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काने की हो रही है कोशिश। अदालत जाने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड। आगे जिक्र होगा कि ईदगाह जा रहे अखिलेश यादव का काफिला रोका। सपा चीफ बोले ऐसा कभी नहीं देखा, क्या इमरजेंसी है क्या। इसी के साथ आगे आपको खबर में बताएंगे कि 20 साल से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर उठाए सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वक्फ बिल संविधान पर सीधा आक्रमण। जयराम रमेश ने पूछ लिया जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष का विरोध जारी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान पर सीधे तौर पर हमला है और इसकी नींव के खिलाफ है। हर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष दलों जेडीयू और टीडीपी का क्या कहना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सबसे बड़ा तो वक्फ विधेयक है, वो जेपीसी में बुलडोज किया गया, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि वक्फ बिल हमारे संविधान पर सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है, लेकिन इसे बुलडोज किया जा रहा है। सारी विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध करेंगी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सभी लोग इसका विरोध करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। औरंगजेब पर बेमतलब हो रहा है हल्ला। आरएसएस नेता बोले शिवाजी नहीं बनवाई थी अफजल खान की कब्र। जी हां दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने सोमवार को कहा कि इस विषय को अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसकी भी आस्था है वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित उसकी कब्र पर जाएगा। मुगल बादशाह की कब्र के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर जोशी ने कहा कि औरंगजेब की कब्र का विषय अनावश्यक रूप से उठाया गया है। उसका निधन यही भारत में हुआ था, इसीलिए उसकी कब्र पर मकबरा यहाँ बनाया गया है। जिनकी आस्था है वो वहाँ जाएंगे। जोशी ने कहा कि हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श है, उन्होंने ही अफजल खान का मकबरा बनवाया था। ये भारत की उदारता और समावेशिता का प्रतीक है। मकबरा बना रहेगा और जो भी वहाँ जाना चाहेगा वो जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को औरंगजेब की कब्र को लेकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के प्रयासों की निंदा करते हुए कहा था कि इतिहास को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से ऐतिहासिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा न करने के लिए कहा। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुगल शासक शिवाजी नामक एक विचार को मारना चाहता था, लेकिन असफल रहा और वो महाराष्ट्र में मरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काने की हो रही है कोशिश। अदालत जाने की तैयारी में है पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन किया था। माना जा रहा है कि सरकार आगामी 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे निपटने की अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। वो इसका और मजबूत तरीके से विरोध करने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय जाने सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार को आशंका है कि जिस तरह CAA, NRC और 3 तलाक के मामले में मुसलमानों को गुमराह किया गया था, उसी तरह वक्फ बिल के मामले में भी उन्हें गुमराह किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपील की है कि लोग मुसलमान दूसरों के बहकावों में ना आए। वक्फ संशोधन बिल को ध्यान से पढ़कर इसकी बातों को समझकर इस पर अपनी राय रखें। लोकतंत्र में लोग अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। वक्फ संशोधन कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी वक्फ बिल का स्वागत किया है। इससे भाजपा का दावा है कि वक्फ बिल को लेकर सरकार की मंशा साफ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईदगाह जा रहे अखिलेश यादव का काफिला रोका। सपा चीफ बोले ऐसा कभी नहीं देखा, इमरजेंसी है क्या। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार 31 मार्च को ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईदगाह पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सपा चीफ ने दावा
किया कि उनका काफिला रोक दिया गया था। ईदगाह के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा सांसद ने कहा कि वो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, पहली बार उनका काफिला रोक दिया गया। रास्ते में काफ़ी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए यूपी के पूर्व सीएम ने योगी सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी थी। सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि क्या इमरजेंसी है, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे धर्मों में शामिल ना हो, ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएँ। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है। बीजेपी इस देश को संविधान से नहीं चला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी बैरिकेडिंग लगाकर मुझे आधे घंटे रोका गया। मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसे तानाशाही समझूं या इमरजेंसी समझूं? क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्म में शामिल ना हो? वहीं अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की बात का समर्थन किया। ईद उल फितर 2025 समारोह पर डीसीपी पश्चिम लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ में ईद की नमाज अदा की जा रही है और इस दौरान सुरक्षा के बहुत ही व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हम लगातार सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। व्यवस्था बहुत पुख्ता की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 साल से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है? तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। पटना और गोपालगंज में हुई रैली में उन्होंने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और इस दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि इस बार भी बिहार की जनता एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास जताएगी। वहीं अमित शाह की रैली के बाद अब विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी उन पर पलटवार किया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज भी ताकतवर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3C बिगाड़ रहे हैं बच्चों का सुनहरा भविष्य। सोनिया गांधी ने शिक्षा नीति पर उठा दिए सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण और पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकरण है। गांधी ने इसे भारतीय शिक्षा के लिए खतरे के रूप में बताया और कहा कि इस स्थिति का समाधान शीघ्र होना चाहिए। सोनिया गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने 3C यानी कि केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, व्यवसायीकरण यानी कि कॉमर्शलाइजेशन और सांप्रदायिकरण यानी कि कम्युनलिज्म के बारे में बात की और उन्होंने मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे छात्रों पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का ये ह्रास अब समाप्त होना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा कि उच्च शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बावजूद ये सरकार भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी के काफिले के सामने यूट्यूबर ने खड़ी कर दी अपनी कार, मचा भारी बवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले को रोकने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। घटना के सिलसिले में मन्नुथी पुलिस ने एलानाडु निवासी अनीस अब्राहम को गिरफ्तार किया और बाद में उसे थाने से जमानत पर रिहा कर दिया। उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। ये घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे मन्नुथी बाईपास जंक्शन पर उस समय हुई जब प्रियंका गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र और मल्लपुरम जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वंदूर मल्लपुरम से कोच्चि हवाई अड्डे जा रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित ने वायनाड के सांसद के पायलट वाहन के हॉर्न बजाने से नाराज होकर अपनी कार काफिले के सामने रोक दी थी। जब मन्नुथी थाने के सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उसे हटाने का प्रयास किया तो कथित तौर पर उनसे झड़प हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानबूझकर काफिले में घुसने, लोगों की जान खतरे में डालने और पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने का मामला दर्ज कर दिया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने यहां पर बड़ा बयान दे दिया है। बैसाखी पर है मोदी सरकार और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर ओवैसी ने चुनौती दे दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है, ये सरकार बैसाखी पर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की बैसाखी पर निर्भर हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर ये चार दल इस
असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि मुसलमान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप एक असंवैधानिक विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जो हमारी मस्जिदों और दरगाहों को छीन लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा बयान दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने और चारों पार्टियों को भी यहाँ पर चुनौती दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर आपने समर्थन किया तो मुसलमान आपको माफ़ नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने पर अबू आज़मी ने लगाई भाजपा को मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा विधायक अबू आज़मी ने कहा कि आरएसएस चीफ ने कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना बंद करो। अगर आज पीएम मोदी वहां गए हैं तो मेरा निवेदन आरएसएस के चीफ से है कि आप उन्हें ये सीख दीजिए जिस तरह से राजधर्म निभाने की नसीहत अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उन्हें ये कहें कि राजधर्म निभाएं। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है, मुसलमानों से रहने का हक छीना जा रहा है। अबू आज़मी ने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी वहां गए नहीं थे, बीजेपी को आरएसएस समर्थन देती है। अबू आज़मी ने कहा कि आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन सड़कों पर सारे त्यौहार मनाए जा सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कांवड़िए सड़कों पर पानी लेकर जाते हैं, कितने दिन सड़कें बंद रहती हैं। मुंबई में गणपति पर बायकला से लेकर लाल बाग तक रोड बंद रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के त्योहारों में अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है तो आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ विधेयक को इस बजट सत्र में पेश करना टाल सकती है सरकार, क्या चुनाव है वजह और क्या पीछे बैकफुट पर जा चुकी है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा, पर सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर एक वर्ग ऐसा है जो इस विवादास्पद विधेयक को जल्दी लाने के बजाय देर से लाने की संभावना तलाश रहा है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि विधेयक को इसी सत्र में दोबारा पेश किया जा सकता है, लेकिन मतदान और पारित करने का काम बाद में किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि नेताओं का मानना है कि परिसीमन और 3 भाषा नीति पर दोष को देखते हुए ऐसे में वक्फ विधेयक इन विभाजन रेखाओं को और बढ़ा सकता है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि ऐसी राय है कि सरकार कुछ और समय तक इंतजार कर सकती है और इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनावों तक इस विधेयक को टाला जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर नौकरी दो पद यात्रा छोड़ कन्हैया कुमार दिल्ली रवाना। अररिया में कांग्रेस वर्कर्स और बाउंसर्स में भिड़ंत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अपनी पद यात्रा स्थगित कर दी है। वो दिल्ली रवाना हो गए हैं और रविवार को पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा पर कन्हैया कुमार अररिया में थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कन्हैया कुमार के बाउंसरों के साथ विवाद हो गया, जिसमें धक्का मुक्की की खबर है। उसके बाद आनंद फानन में पद यात्रा रोकी गई और कन्हैया दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जिला कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली से उन्हें कॉल आया था। जानकारी मिल रही है कि नेता को माला पहुंचाने और उनके साथ सेल्फी लेने की लेकर विवाद हुआ और एक विधायक के संबंधी की सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का दौरा, 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर पटना जा रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो पटना के SKM हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। ये इस साल में उनका तीसरा बिहार दौरा होगा और इससे पहले वो 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी पटना आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुख्य रूप से इन बड़े मुद्दों पर फोकस रहेगी, जिनमें नमक सत्याग्रह आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में बापूजी की भूमिका, शहीद बुद्धू नोनिया जी की स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक शहादत, अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के बलिदान की गाथा और बाबू जगजीवन राम जी की स्वतंत्रता और सामाजिक समता में योगदान शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में गर्मी से पहले बिजली कटौती को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर वर्षों से राजनीति हो रही है। इस बार भी गर्मी शुरू होने के साथ ही बिजली को लेकर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले तक भाजपा इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में
खड़ा करती थी। सत्ता परिवर्तन के बाद अब आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार को निशाने पर ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आतिशी सहित अन्य आप नेता भाजपा के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में बिजली कटौती होने का आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोप पर दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पलटवार किया। उन्होंने आंकड़ों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार में बिजली कटौती की सच्चाई उजागर कर केजरीवाल पर झूठ फैलाने का आरोप जड़ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने अभी तक क्यों नहीं किया मणिपुर का दौरा, राहुल गांधी ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर के लोग शांति और स्थिरता के हकदार हैं तथा वहां संघर्ष का समाधान राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। मणिपुर के कई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को संसद भवन स्थित राहुल गांधी के कार्यालय में उनसे मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संसद भवन में मणिपुर के विभिन्न समुदायों के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई और ये बेहद चिंताजनक है कि लगभग 2 साल की हिंसा और अब राष्ट्रपति शासन के बाद पीएम मोदी ने अभी तक राज्य का दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग शांति और स्थिरता के पात्र हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक भारतीय इस संकट का स्थायी समाधान चाहने के लिए एकजुट है और इस संघर्ष का समाधान हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा, कटक में पटरी से उतरी बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस की 11 बोगियां। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में रविवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। राज्य के कटक जिले में SMVT बेंगलुरु कामाख्या AC एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के कटक नेरगुंडी रेलवे सेक्शन में नेरगुंडी स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। उन्होंने बताया कि SMVT बेंगलुरु कामाख्या AC SF एक्सप्रेस बेंगलुरु से गुवाहाटी जा रही थी जब यह हादसा हुआ। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। रेलवे की एक टीम स्थिति का आकलन करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची है। दुर्घटना राहत ट्रेन और मेडिकल राहत ट्रेन को भी मौके पर भेजा गया है। अधिकारियों को अभी तक पटरी से उतरने के कारण का पता नहीं चल पाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। RSS ने फिल्म को हिंदू विरोधी बताते हुए किया था जमकर विरोध। अब मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पुरान के 17 सीन में हुआ बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म L2 एम्पुरान 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके बाद से ही फिल्म विवादों में है। फिल्म में 2002 में हुए गुजरात दंगे दिखाए गए हैं, जिसके बाद RSS ने फिल्म को हिंदू विरोधी बताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। विवादों के बीच अब सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 17 सीन में बदलाव का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार विवाद बढ़ने के बाद केरल की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को दोबारा देखा है। बोर्ड ने 17 सीन में बदलाव की मांग की है जो गुजरात दंगों और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को दिखाने से जुड़े हैं। फिल्म में गुजरात दंगों के सीन में बदलाव किए जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचारों को दिखाने वाले सीन हटाए जाएंगे। कई डायलॉग्स में बदलाव होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जिक्र वाले डायलॉग्स म्यूट किए जाएंगे और फिल्म में विलेन बजरंगी के नाम में बदलाव होंगे। बोर्ड का सुझाव फिल्म के प्रोड्यूसर गोकुलम गोपालन ने मान लिए और डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी इससे सहमत थे। उनका कहना है कि अगर फिल्म से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उन्हें बदलाव करने में कोई आपत्ति नहीं है। बोर्ड ने निर्देशों के अनुसार ये बदलाव सोमवार तक पूरे अब कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इसकी स्क्रीनिंग होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर ओवैसी ने यूपी के CM को किया चैलेंज। यहाँ दोस्तों, AIMIM चीफ असद ओवैसी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर उन्होंने जवाब दिया। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। इस पर ओवैसी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर आपने मेरी गाड़ी पर गोली क्यों चलवाई। ओवैसी जब पिछले महीने मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे तो उनकी कार पर हमला हुआ था। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि मुझ पर 6-7 राउंड गोली चली, कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया, आखिर में मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर उनका बेल कैंसिल कराना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि हम योगी से पूछना चाह रहे हैं कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उनको मारा और
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अभी वो बोल रहे हैं कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत में न हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, न मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी योगी और मोदी से है। सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी खैरात नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो आपकी खैरात नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देते हैं और ये इस देश के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पीएम मोदी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और ये इनके जबान से ये निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जमकर योगी आदित्यनाथ को ओवैसी ने घेरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश और चिराग ने वक्फ बिल पर चल दी अपनी चाल, एनडीए को बिहार चुनाव में नुकसान से कैसे बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरजेडी और एनडीए आमने सामने है। आरजेडी इस बिल का विरोध कर रही है तो वहीं बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को फायदा होगा, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। जेडीयू और एलजेपी को डर है कि कहीं अल्पसंख्यक वोटर उनसे नाराज ना हो जाए।